नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। साथियों, हम लोग कैपिटल मार्केट की पढ़ाई कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपसे लास्ट में इंटरेस्ट रेट ऑर्बिट रेस के बारे में बात की थी। अब इसमें कुछ बातें और हैं जिनके बारे में हमें बातचीत करनी है। तो आइए आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। म्यूचुअल फंड्स। आइए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। ऐसे वित्तीय संस्थान या योजनाएं, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि भाषा में कोई दिक्कत ना आए। ऐसे वित्तीय संस्थान या योजनाएं जो छोटी राशि का स्पष्टीकरण मैं लिख देता हूं 10 रुपए, 20 रुपए आदि की यूनिट जारी करके छोटे निवेशकों के धन को एकत्र करते हैं और उसका निवेश वित्त बाजार में करते हैं म्यूचुअल फंड्स के कारण निवेशकों को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का लाभ मिलता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की वजह से बाजार रिस्क कम हो जाता है, मार्केट जोखिम जो होता है वो कम हो जाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। वजह से बाजार रिस्क कम हो जाता है। देखिए, समझते हैं इस बात को। आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि सारे फल एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कुछ एक फल अगर खराब होंगे तो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। ये बात मुझे उम्मीद है आपको पहले से ही पता रही होगी, मैंने कोई नई बात तो बताई नहीं। ठीक ऐसे ही आपको सारे पैसे एक ही कंपनी में नहीं लगाने चाहिए, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। कुछ ना कुछ उसमें भी गलत हो सकता है, उसमें कुछ घोटाला भी हो सकता है, उसका प्रदर्शन भी गलत हो सकता है। तो अगर आप सारे पैसे एक साथ लगाओगे तो आपके साथ भी खतरा होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बेस्ट तरीका क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके कई कंपनीज में आप पैसे को लगाइए। लेकिन अब ये आपके लिए तो करना वो बहुत ही मुश्किल काम होगा। अभी मैं आगे समझाऊंगा मुश्किल कैसे होता है, ठीक है ना। वैसे भी मुश्किल होगा ही, ऑब्वियस सी बात है कि इतना लंबा समय आपके पास नहीं होगा कि आप हर कंपनी को मिनट मिनट पर देखते रहें कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। तो फिर आप तनाव में भी जा सकते हैं। अगर किसी एक कंपनी में पता चले कि इकट्ठे 2-3-4 कंपनी में लॉस हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। फिलहाल मैंने कहा कि बेस्ट तरीका क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके कई कंपनीज में लगाना चाहिए आपको। फिर कई शेयर्स होते हैं साथियों, वो बहुत महंगे होते हैं। जैसे MRF टायर का एक शेयर करीब 80,000 रुपए के आसपास का है, MRF टायर, ठीक है। और एक जो आपका पेज इंडस्ट्रीज का एक शेयर वो 44,000 के आसपास का है। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया का शेयर वो करीब 36,500 रुपए के आसपास का होता है। तो मान लो कि आपके पास 80,000 रुपए हैं। अब ट्रैक में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप उतनी बात अपने दिमाग में रिकॉल करिए। मान लीजिए कि आपके पास 80,000 रुपए हैं और आपने MRF का एक शेयर खरीदा, ठीक है। 80,000 में तो इसका एक ही शेयर मिलेगा, और अगर ये नीचे चला आया तो फिर आपको छाती सर पीटना पड़ेगा, ठीक है ना। काफी महंगे शेयर्स होते हैं अच्छी कंपनियों को, तो इन्हें खरीदना सबके बस की बात नहीं होती।
आम आदमी के लिए सही ये है कि वो इन सब के चक्कर में ना पड़े और म्यूचुअल फंड्स को ज्वाइन कर ले। आम आदमी के लिए हितकर क्या होगा कि वो म्यूचुअल फंड्स के चक्कर में पड़े, इन सब के चक्कर में ना पड़े। भाई इतने महंगे शेयर हैं, इसी तरीके से आपने ले लिया और उसमें पता चला कि वो कंपनी डाउन हो गई, नीचे चली गई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इतनी बात मैंने आपको बताई। म्यूचुअल फंड्स में क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि 10 रुपए 20-20 रुपए के यूनिट निकाले जाते हैं। अब यदि मान लीजिए कि आपके पास जो है वो 20,000 रुपए है और आप 10-10 रुपए वाली यूनिट लेना चाह रहे हैं, तो आप 10-10 रुपए वाली कितनी यूनिट ले लेंगे? 2000 यूनिट ले लेंगे। कितनी ले लेंगे साथियों? 2000 यूनिट। तो ये जो पैसा आपका 20,000 है ये उनके पास चला जाएगा। इसी तरीके से पैसा पूरे भारत से उनके पास जाता है और एक फंड बन जाता है। और एक क्या बन जाता है साथियों? फंड बन जाता है। तो ढेर सारा पैसा जब उनके पास हो जाएगा तो वह उसे लगा सकते हैं। आपकी तरफ से म्यूचुअल फंड्स वाले इस पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं। इसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका म्यूचुअल फंड्स है, कोई म्यूचुअल फंड्स है। तो अब इसको म्यूचुअल फंड्स को ये 2 भागों में बांट दिया जाता है और ये 2 भाग मैं आपको ऐसे करके बताता हूं। ये म्यूचुअल फंड्स हो गया आपका और इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग होता है आपका फिक्स्ड इनकम का, एक भाग होता है साथियों फिक्स्ड इनकम का, और दूसरा भाग होता है जिनसे इक्विटी ले ली जाती है। इक्विटी, ये 2 भागों में पैसे को विभाजित किया जाता है। तो कुछ पैसे में इक्विटी लगाकर हिस्सेदारी ले लेते हैं और कुछ पैसे को फिक्स कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स वाले। अब जब फिक्स कर देंगे तो उससे ब्याज वगैरह मिलेगी। फिक्स्ड इनकम ज्यादातर जो बॉन्ड डिवेंचर वगैरह है उससे मिलती है। देखिए ध्यान से, अब इसका भी डाइवर्सिफिकेशन कर दे रहा हूं मैं। ये जो फिक्स्ड इनकम है ये हमको कैसे मिलती है? बॉन्ड और डिवेंचर की वजह से, बॉन्ड और डिवेंचर की वजह से। तो यहां पे मैंने एक जगह लिख दिया बॉन्ड और ये डिवेंचर, इसको हमें पढ़ना ही ऋण पत्र। तो यहां पे ये हो गया। फिर इस बॉन्ड्स का भी डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाता है। देखिए, बॉन्ड्स का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया गया। अब एक बॉन्ड्स जो होता है वो तो सरकार निकालती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, और दूसरा प्राइवेट कंपनियां निकालती हैं। प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड इसने खरीद लिए म्यूचुअल फंड्स वाले ने। ये चीज हो गया। अब देखिए ध्यान से, प्राइवेट कंपनी का फिर से डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाता है। मान लीजिए डिवेंचर तो सरकार निकालती नहीं है, देखें ध्यान से। तो प्राइवेट कंपनी, ढेर सारी कंपनियां हैं, मान लो ढेर सारी कंपनियां, मैं कुछ मान लेता हूं, और इस तरीके से मान लो एक कंपनी है ए, एक कंपनी है आपकी बी, ये भाई बी, और उसके बाद फिर ये सी, ये डी, ये ई। इस तरीके की ये कंपनियों में जो है वो पैसा लगा दिया जाता है, प्राइवेट कंपनियों में। अब आइए इधर का देखते हैं, इक्विटी का। इक्विटी का हम लोग देखते हैं। तो इक्विटी में जो पैसे ये इसने लगाए हैं तो ये सेक्टर वाइज वितरण इसका कर देता है। देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए कि मैं कुछ सेक्टर आपके सामने रखता हूं, मैं कुछ ही रखूंगा, वैसे तो होने को बहुत सारे हो सकते हैं उसमें, आप जानते हैं। तो मैं कुछ प्रमुख जो है वो दिखाता हूं आपको। ये हो गया। तो एक तो मान लो कि वो ऑटो सेक्टर में उसने कुछ पैसे लगा दिए इक्विटी के माध्यम से। दूसरा हो गया कि उसने बैंकिंग सेक्टर में लगा दिए हो, बैंकिंग। और तीसरा मान लीजिए कि उसने आईटी सेक्टर में लगा दिया हो, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और चौथा मान लेता हूं मैं कि उसने फार्मा सेक्टर में आपके पैसे लगा दिए हो। अब ऑटो सेक्टर में भी इसका डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। ऑटो में मान लो कि उसने महिंद्रा में लगा दिया हो, महिंद्रा में मैं एम लिख देता हूं। और इधर इसका मैं 2 ही दिखा रहा हूं, बजाज में लगा दिया मान लो उसने। अब ऐसे ही बैंकिंग में मैं एक कोई मान लेता हूं गवर्नमेंट सेक्टर से, मान लो कि उसने यहां पे लगा दिया। ये जगह थोड़ी सी आप देख पा रहे हैं कि कम पड़ जा रही है, तो थोड़ा आप मैनेज करिएगा अपने हिसाब से।
तो ये वो मान लो कि उसने बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा दिया और उसके बाद फिर जो है वो एक कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक है उसकी हिस्सेदारी ले ली इक्विटी के माध्यम से, HDFC का। IT में देखिए ध्यान से, IT में मान लो कि उसने TCS और उसके बाद फिर इन्फोसिस, ये दोनों दिग्गज कंपनियां मानी जाती हैं, इन्फोसिस, इन सब में उसने लगा दिया। फार्मा में मान लो कि उसने सिप्ला, ईस्ट इंडिया या फिर सन फार्मा किसी में भी लगा दिया। तो इस तरीके से वो क्या काम कर रहा है, पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कर दे रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से पैसे का जो है डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाता है। अब एक आदमी के लिए इतनी जगहों पर पैसे फैलाना तो संभव होगा नहीं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इसे क्या करना पड़ेगा, लगातार देखना पड़ेगा कि कौन अप जा रहा है, कौन डाउन जा रहा है, यहाँ से पैसे निकाल कर दूसरे में लगाओ, तो ये सब अत्यंत दुष्कर कार्य होगा और आप अच्छा वितरण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये म्यूचुअल फंड्स का महत्व है दोस्तों, ये आपके निवेश को क्या कर देता है, विविधता प्रदान कर देता है। आपके ये ढेर सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, इसमें विविधता प्रदान कर दी इसने। आपकी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती रहती है, इनकी वैल्यूज बढ़ने के साथ साथ जो 20,000 रुपए यूनिट्स है ना, जो 20,000 रुपए इनको मिले हैं आपके द्वारा, इसको इन्होंने इन सब में लगा दिया और अगर इसकी वैल्यू बढ़कर 40,000 रुपए हो गई तो आपकी यूनिट की वैल्यू बढ़कर 20 रुपए हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने 10-10 रुपए वाले यूनिट्स खरीदे हैं। इस तरीके से ये रिटर्न्स मिलता है। जो इस पैसे को विभिन्न जगहों पर फैलाया गया है उसे ही क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो कहा जाता है। ये जो विभिन्न जगहों पे ये पैसे को फैलाया गया है उसको क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है। राजनीति में भी इसका इस्तेमाल होता है। जब नई सरकार बनती है तो आप सुनते हैं कि माननीय राष्ट्रपति या माननीय गवर्नर महोदय ने पोर्टफोलियो वितरित किए। ठीक है ना, अब वो आर्टिकल जो अपना होता है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति महोदय या गवर्नर महोदय हैं वो अलग अलग मंत्रियों को प्रभार दे रहे हैं ताकि एक ही व्यक्ति में सत्ता का केंद्रीकरण ना हो, शक्ति का बंटवारा किया जाता है। ऐसे ही पैसे का भी बंटवारा किया जा रहा है यहाँ पे। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, हेज फंड्स। हेज फंड्स, हेज फंड्स क्या होते हैं, आइए देखें इसको। ये म्यूचुअल फंड के समान यूनिट जारी करते हैं, यूनिट जारी करते हैं, लेकिन ये बड़े निवेशकों के लिए कार्य करते हैं। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये बड़े निवेशकों के लिए कार्य करते हैं, तथा बड़ी यूनिट जारी करते हैं। जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं साथियों, उनको तकनीकी भाषा में HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं। काम ये म्यूचुअल फंड्स की ही तरह करते हैं, लेकिन बड़ी राशि की क्या करते हैं, यूनिट जारी करते हैं। 10-20 रुपए वाली नहीं करते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए की यूनिट ये लोग जारी करते हैं। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में तो उतने लोकप्रिय होंगे नहीं, विकसित राष्ट्रों में ही ये ज्यादा लोकप्रिय हैं। अब वहां पे इसलिए ज्यादा लोकप्रिय हैं क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम अधिक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे इसका म्यूचुअल फंड्स का कृत्य है वैसे इसका भी कृत्य है। अगला देखते हैं हम लोग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। मैं सारे फंड्स एक साथ पढ़ा दे रहा हूं, तरीका देख रहे हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, संक्षिप्त रूप में इसको ETFs कहते हैं। ETF आप ऐसे समझो। तो अब ये क्या होते हैं ETFs, आइए देखें इसको बारे में। पहले ये म्यूचुअल फंड्स के समान छोटी राशि की यूनिट निकालते हैं, तथा छोटे निवेशकों की ओर से
छोटे निवेशकों की ओर से निवेश करते हैं, छोटे निवेशकों की ओर से निवेश करते हैं, ओर से निवेश करते हैं। इनके द्वारा पूर्व निर्धारित पैटर्न, पूर्व निर्धारित पैटर्न के अनुसार, पूर्व निर्धारित पैटर्न प्रतिरूप के अनुसार निवेश किया जाता है, के अनुसार निवेश किया जाता है, निवेश किया जाता है। और एक बार निवेश हो जाने पर, और एक बार निवेश हो जाने पर, निवेश हो जाने पर उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। अगर निवेश हो गया तो उसमें फिर कोई बदलाव नहीं होता है, नहीं करते हैं ये लोग, नहीं किया जाता है। स्पष्टीकरण के लिए मैं आपको बता दूं, जबकि म्यूचुअल फंड्स अपने निवेश का पैटर्न बदलते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। निवेश पैटर्न नहीं बदलने के कारण, ये तो बदलते नहीं है जो ETF हैं, देखिए निवेश पैटर्न ना बदलने के कारण, ना बदलने के कारण इन्हें पैसिव फंड्स भी कहा जाता है, पैसिव फंड्स भी कहा जाता है, पैसिव फंड्स भी कहा जाता है। ये म्यूचुअल फंड्स की तुलना में, ये म्यूचुअल फंड्स की तुलना में, म्यूचुअल फंड्स की तुलना में सस्ते होते हैं, की तुलना में सस्ते होते हैं, सस्ते होते हैं, सस्ते होते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा शेयर बाजार पर, शेयर मार्केट पर इनकी ट्रेडिंग भी की जा सकती है, इनकी ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में इनकी ट्रेडिंग भी हो जा सकती है, जबकि म्यूचुअल फंड्स की नहीं होती है। अभी मैं समझाऊंगा। इनकी ट्रेडिंग की जा सकती है, की जा सकती है। देखिए ध्यान से, ये मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, इतने पे दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ये ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये है साथियों। इसमें हमने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स के समान छोटी राशि की यूनिट जारी करते हैं। देखिए इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, समझना पड़ेगा इसको। जो ETF होते हैं वो प्रीफिक्स पैटर्न के हिसाब से निवेश करते हैं और इस पैटर्न को चेंज नहीं किया जा सकता है। और म्यूचुअल फंड्स दूसरे में शिफ्ट कर देते हैं। वो देखते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में नुकसान हो रहा है तो अपना पैसा एक क्षेत्र से निकालकर दूसरे क्षेत्र में निवेश कर देते हैं। जैसे आपने अभी देखा था ना, दुनिया भर का डाइवर्सिफिकेशन किया हथाम ने, तो जो है उसमें फिर अगर मान लो कि उनको ऑटोमोबाइल सेक्टर में नुकसान हो रहा है तो उसको उठाकर वो बैंकिंग में शिफ्ट कर देंगे, फार्मा में शिफ्ट कर देंगे, इस तरीके से। जबकि इनमें ऐसा काम नहीं होता है। बात समझ पाए होंगे आप, मुझे उम्मीद है। तो जब किसी क्षेत्र में नुकसान होता है तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो दूसरे में शिफ्ट कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स एक्टिव रहते हैं और इनका मैनेजमेंट थोड़ा सा कठिन होता है म्यूचुअल फंड्स वालों का। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स चार्ज ज्यादा करते हैं भाई। उनको मतलब ये दिखाना होता है ना कि हम आपको प्रॉफिट देंगे, तो ये ज्यादा मात्रा में एक्टिव रहते हैं। अब ज्यादा मात्रा में एक्टिव रहेंगे तो फिर उसका चार्ज भी ज्यादा लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कोई मेहनत ज्यादा करेगा तो पैसे ज्यादा लेगा। ETF के चार्ज ज्यादा नहीं होते हैं क्योंकि एक बार पैसा लग गया तो बदलते नहीं है ये लोग, इसीलिए पैसिव है ये। जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वैसे इनकी भी क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। ETF की भी ट्रेडिंग होती है, म्यूचुअल फंड्स की नहीं होती है क्योंकि उसका कुछ अता पता है नहीं। ये अपना निवेश बदलते रहते हैं। व्यापार उसी का किया जा सकता है साथियों जिसकी नेचर फिक्स हो सकती होती है, जिसकी नेचर क्या होती है, फिक्स होती है, जिसकी नेचर फिक्स हो। अगर नेचर फिक्स नहीं है तो उसका व्यापार नहीं किया जा सकता। तो म्यूचुअल फंड्स की एक्टिव ट्रेडिंग नहीं होती है क्योंकि उसका नेचर बदलता रहता है। जब मार्केट बंद हो जाता है तो रात में उनकी स्थिति का पता चलता है, तब उनका मूल्यांकन किया जाता है म्यूचुअल फंड्स वालों का। दिन भर तो ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं चूंकि, इसलिए इनका व्यापार नहीं हो पाता है। अब इसको आप देखें ध्यान से,
तो इसके नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा। नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ट्रेडेड फंड अर्थात ऐसे फंड जिनकी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है। एक्सचेंज का मतलब स्टॉक एक्सचेंज से है। एक्सचेंज का क्या मतलब है? स्टॉक एक्सचेंज। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ETF है वो क्या होता है और म्यूचुअल फंड्स और ETFs में अंतर क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। ये रहा, ये आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। बात क्लियर हुई? अब भारत सरकार भी जो है वो इसी के जरिए डिसइन्वेस्टमेंट करती है। आइए उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। ETF के द्वारा विनिवेश, ETF के द्वारा विनिवेश, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट थ्रू ETFs। देखिए ध्यान से, वर्तमान में भारत सरकार 2014 से विनिवेश के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अन्य विधियों के अलावा ETF का भी प्रयोग कर रही है। ETF का भी प्रयोग कर रही है। वर्तमान में दो ETF मुख्य हैं जो विनिवेश से जुड़े हैं। अब ये हैं कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। नंबर 1 CPSE ETF और दूसरा है भारत 22। तो ये दो हैं जिनके जरिए भारत सरकार निवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक, रीट्स, REITS, छोटा सा फुल फॉर्म इसका देख लेते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनका पहली बार प्रस्ताव यूनियन बजट 2014-15 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? 2014-15 में किया गया था। इनका पहली बार प्रस्ताव यूनियन बजट 2014-15 में किया गया था। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? म्यूचुअल फंड्स की तरह कार्य करते हैं। लेकिन इनके द्वारा निवेश रियल एस्टेट क्षेत्र में किया जाता है। देखिए ध्यान से, इसका प्रस्ताव यूनियन बजट 2014-15 में पहली बार किया गया था। किसकी तरीके से कार्य करता है? म्यूचुअल फंड्स की तरह। लेकिन मुख्य अंतर ये है कि इसका जो निवेश होता है इनके जरिए वो रियल एस्टेट क्षेत्र में होता है, शेयर मार्केट वगैरह में नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो शेयर मार्केट के झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपको धैर्य धारण करना होगा, और किस्मत ने अगर आपका साथ दे दिया तो फिर आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। तो पहली बात तो पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस इसमें होता रहता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें किराए की आय प्राप्त हो, एक ऐसा संस्थान हो जो प्रॉपर्टी खरीदता हो और किराए की आय
जो उसको मिलती है उसमें ये लोग जाना चाहते हैं। फिर से सुनिए, एक ऐसा संस्थान हो जो प्रॉपर्टी खरीदता हो और किराए की आय जो उसको मिलती है उसमें जाना चाहते हैं। जो लोग शेयर मार्केट के झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं। किराए की जो आय है, इनकम है, वो बहुत ज्यादा अप और डाउन नहीं होती है शेयर मार्केट की तरह। किराया कुछ ना कुछ प्रतिशत मात्रा में बढ़ता ही रहता है। तो जो ये होते हैं REITs रीट्स होते हैं, ये जो होते हैं ये प्रॉपर्टी क्रय करते हैं, जिससे रेंटल इनकम आती है, किराए की आय आती रहती है। लोग इनके यूनिट्स खरीदते हैं और ये पैसा एकत्र करके उसको रियल एस्टेट में लगा देते हैं और किराए की आय को बांटते हैं अपने यूनिट होल्डर्स में। जो खरीदा है उनकी यूनिट्स उसी को बांटेंगे ना, सबको थोड़ी बांटेंगे भाई। और जितनी इनकम इनको मिलती है उसका 90% ये अपने यूनिट होल्डर्स को बांट देते हैं। तो ये इस तरीके का सिस्टम है। आइए आगे इसी में थोड़ी सी एक बात और हम लोग देख लेते हैं। पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखिएगा, मैं नए पेज पर जाता हूं। इनका निवेश पैटर्न निम्न प्रकार होता है। पैटर्न निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होना आवश्यक होता है, ऐसा लिखिए। निम्न प्रकार होना आवश्यक होता है, कंपलसरी है। निम्न प्रकार होना आवश्यक होता है। नंबर 1, कम से कम 80% निवेश। 80% निवेश ये कहाँ होना चाहिए? राजस्व देने वाली तैयार परियोजनाओं में। राजस्व देने वाली तैयार परियोजनाओं में 80% निवेश इनका इसमें आना चाहिए। और नंबर 2, अधिक से अधिक 20% निवेश। अधिक से अधिक 20% निवेश ये निर्माणाधीन परियोजनाओं में। जो परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है, कंप्लीट नहीं है, निर्माणाधीन परियोजनाओं में, तो ये होता है। अगला देखते हैं हम लोग। अब मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही लिखिएगा आप लोग। दूसरा है इसी से रिलेटेड एक चीज, इन्विटीज। ऐसे INV, तो NV छोटा रहेगा, I कैपिटल रहेगा, T फिर जो है आपका कैपिटल में रहेगा, S आपका छोटा रहेगा। फुल फॉर्म इसका देखते हैं साथियों। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स ये सेम वही चीज है। इसका भी प्रस्ताव यूनियन बजट 2014-15 में किया गया था। यूनियन बजट 2014-15 में किया गया था। ये म्यूचुअल फंड्स के समान ही यूनिट जारी करते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो निवेश होता है वो किस में किया जाता है साथियों? इनका जो निवेश होता है वो आधारभूत संरचना क्षेत्र में किया जाता है। आधारभूत संरचना क्षेत्र, तो आधारभूत संरचना आप जान रहे हैं, ये लोग सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, इन सब में ये पैसा लगाते हैं। और इनके निवेश पैटर्न जो होते हैं वो भी जैसे सेम ऊपर वाला है, जो अभी आपने देखा ना, यहाँ पीछे आइए आप देखिए ये, तो इनका निवेश पैटर्न भी वैसे होता है जैसे आपका रीट्स का है, वैसे ही आपका INVTS का भी है, इन्विटीज का भी है। बात क्लियर हुई? पहला जैसे यहाँ पे कम से कम 80% निवेश, तो ये भी राजस्व देने वाली तैयार परियोजनाओं में कम से कम 80% अपना निवेश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप 20% ये उसमें यूज करेंगे। बात क्लियर हुई? यहाँ पे भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें पूरी क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। 1 या 2 क्लास में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से। बहुत बड़ी क्लास में जानबूझकर नहीं रख रहा हूँ साथियों, ताकि आपको कोई तनाव चिंता ना हो। आप आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, और यहाँ पे आपके सामने ही सब कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। वो सब तरीके से जब पढ़ाया जाता है PPT वगैरह से, तो फिर वो थोड़ा सा जो है वो दिक्कत हो जाती है, उसको आप लोग समझिए बात को। तो ये चीज है, भविष्य में देखा जाएगा कि क्या हमारा पैटर्न होता है पढ़ाने का, लेकिन फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही पढ़ाया जाए। तो
आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आपसे पुनः वही निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।